बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 का हमारा टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन के पीके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन टॉपिक। और कंपाउंड प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको क्लियर कर देना ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है रेशो का, कि रेशो क्या होती है। रेशो का मतलब है निस्बत, यानी कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर में कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, जैसे अब रेशो को हम कैसे शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2:10। ठीक है, 2 और 10 के दरमियान हमने रेशो बताना है। तो इसका मतलब ये है कि 10 के अंदर ये जो 10 है, जो बड़ा नंबर है, इस 10 के अंदर 2 कितने टाइम्स है। ठीक है, तो 2 5 से 10 होता है, यानी कि इस 10 के अंदर 2 जो है ये 5 टाइम्स है। इसको रेशो कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर में कितने टाइम्स आ रहा है। अब रेशो के बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक है। तो अब हमने देखना है कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज़, दो रेशो के दरमियान कंपैरिजन को प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट रेशो है, एक ही रेशो है, और दूसरी रेशो हम कुछ भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3:15। ये हमारे पास दो रेशोज़ आ गई हैं। इन दो रेशोज़ के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब प्रोपोर्शन को सिंबॉलिकली कैसे शो करते हैं। प्रोपोर्शन के लिए ये साइन यूज़ होता है, ये। अब दो रेशियोज़ के दरमियान कंपैरिजन को प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/10 हो जाता है। ये जो प्रोपोर्शन है ये इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 3:15। अब ये देखें, दो रेशियोज़ के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है। कंपाउंड प्रोपोर्शन जो होता है ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शंस। दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शंस के दरमियान रिलेशन को कंपाउंड प्रोपोर्शंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड प्रोपोर्शन के बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। अब प्रोपोर्शंस कितने टाइप्स की हैं। 2 टाइप्स की हैं। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और दूसरी इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है जब एक चीज़ बढ़ रही हो तो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एक्स है, कोई भी वैल्यू एक्स है और दूसरी वैल्यू वाई है। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसके मुकाबले में इस एक्स के बढ़ने की वजह से वाई भी बढ़ रहा हो, या फिर एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसके एक्स के कम होने की वजह से वाई की वैल्यू भी कम हो रही हो। ठीक है, डिक्रीज़ हो रही हो। एक्स इंक्रीज़ हो रहा हो तो इसके एक्स के इंक्रीज़ होने की वजह से वाई भी इंक्रीज़ हो रहा हो, या फिर एक्स डिक्रीज़ हो रहा हो तो इसके डिक्रीज़ होने की वजह से वाई पे भी असर पड़े और वो भी डिक्रीज़ हो रहा हो। तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जब एक चीज़ बढ़ रही हो और उसके बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, या एक चीज़ कम हो रही हो तो उसके कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें कि 50 kg आपके पास राइस है। ठीक है, 50 किलो चावल हैं और वो चावल कितने बंदों के लिए हैं, 8 बंदों के लिए है, 8 मैंस के लिए। फ़र्ज़ करें 50 किलो चावल 8 बंदों के लिए हैं तो 500 चावल कितने बंदों के लिए होंगे। 500 चावल कितने बंदों के लिए होंगे। अब ये देखें, चावलों की मिकदार बढ़ गई है ना, 50 से 500 हो गया है, तो चावलों की मिकदार बढ़ गई है तो ज़ाहिर है फिर बंदे भी बढ़ जाएंगे। जब चावल ज़्यादा मिकदार में हो गए तो बंदे भी ज़्यादा मिकदार में हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब 50 किलो चावल 8 बंदों के लिए, 500 किलो चावल जो है फ़र्ज़ करें ये 100 बंदों के लिए, 100 मैन्स के लिए, ठीक है, 100 मैन के लिए। इसका मतलब है ये मकदार बढ़ गई है, दोनों की मकदारें बढ़ गई हैं, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की समझ आ गई है। जब एक चीज़ बढ़ गई हो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब उसके बाद हम इनवर्स प्रोपोर्शन की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन ये है, इसके अपोजिट है। इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अपोजिट है कि जब एक्स और वाई हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही हो तो इसके मुकाबले में वाई की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं कि जब एक्स की वैल्यू बढ़ जाए और उसके बढ़ने की वजह से वाई की वैल्यू कम हो जाए तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। या फिर एक्स की वैल्यू कम हो जाए और उसकी वजह से एक्स के कम होने की वजह से वाई की वैल्यू बढ़ जाए तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन की समझ आ गई है, यानी कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो उसकी वजह, उसके इंक्रीज़ होने की वजह से उसके इसके साथ जो दूसरी है उसके एक एक बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो, या एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही हो, तो दैट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम एक एग्जांपल का लेते हैं। मसलन सारे फ़र्ज़ करें कि एक मोहल्ला है, ठीक है, उसमें एक ही शॉप है चावलों की, ठीक है, राइस की एक ही शॉप है। उस शॉप के अंदर 10 kg राइस हैं, ठीक है, 10 किलो राइस हैं और वो उसकी कीमत फ़र्ज़ करें 20 रुपीज़ है, ठीक है, 20 रुपीज़ उसकी प्राइस है। तो अब ये देखें 10 किलो चावल 20 रुपये में अगर मिल रहे हैं तो अगर चावलों की मकदार कम हो जाए, पूरे इलाके में 5 किलो टोटल हैं ही 5 किलो चावल, मकदार कम हो गई है। जब मकदार कम हुई है तो शॉपकीपर ने क्या किया है कि जब उसने देखा है कि लोगों को और कहीं से चावल नहीं मिल रहे तो उसने अपने चावलों की मकदार बढ़ा दी है, उसने 500 रुपीज़ कर दिए हैं, ठीक है। अब ये देखें चावलों की मकदार जब कम हुई तो उसके कम होने की वजह से जब चावलों की किल्लत हो गई तो किल्लत होने की वजह से चावलों की जो कीमत है वो चावलों की कीमत जो है वो बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। जब एक चीज़ कम हो रही हो तो उसके कम होने का असर पड़ रही है, दूसरी चीज़ उस जो है वो बढ़ रही हो तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब उम्मीद है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन को समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम एग्जांपल करते हैं। अब ये देखें, ये एग्ज़ाम्पल है, ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर आपका बुक का पेज नंबर 71 है, क्लास 8 के PK टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन आपका ये है कि 195 मैन वर्किंग 10 आवर्स डेली इन 20 डेज़, 20 दिनों में 195 आदमी जो है 10 घंटे डेली काम करते हैं, रोज़ाना 10 घंटे काम करते हैं और 20 दिनों में काम ख़त्म करते हैं। हाउ मैनी मैन्स कितने आदमी, हाउ मैनी मैन कितने आदमी कैन डू सेम टास्क इन द इन 15 डेज़ कंप्लीट, तो 15 दिनों में वही काम कितने दिनों में, 15 दिनों में वो कितने आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। इफ़ दे वर्क 13 आवर्स, अगर वो डेली 13 घंटे काम करते हैं, ठीक है। अब जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हम उसको सपोज कर देते हैं तो लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मैन रिक्वायर्ड। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन जो है जो हमने फाइंड आउट करने हैं उसको हमने एक्स कह दिया है, ठीक है। हाउ मैनी मैन, हाउ मैनी मैन का मतलब है जो चीज़ हमें पता नहीं है जिसको हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मैन है, नंबर ऑफ़ मैन है
दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड आउट करने हैं। देन अब ये देखें, ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है ना, इसमें 3 क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी क्वांटिटीज़? 3 क्वांटिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? मैन, टाइम एंड डेज़। ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 क्वांटिटीज़ हैं। अब ये देखें, मैन, टाइम, डेज़, ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। मैन कितने हैं? 195। टाइम यहाँ पे कितना है? 10 आवर्स, 10। डेज़ कितने हैं? 20 डेज़, 20। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट यहाँ तक होगी। उसके बाद है हाउ मैनी मैन। हाउ मैनी का मतलब है कि हाउ मैनी में मैन के नीचे आपने क्या लिख देना है? एक्स लिख देना है, एक्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद है 15 डेज़। डेज़ के नीचे हमने अब क्या लिखना है? 15। डेज़ के नीचे 15 आ गया। और 13 आवर्स। टाइम के नीचे हमने क्या लिखना है? 13। अब यहाँ तक समझ आ गई। अब कंपाउंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। जो इजी मेथड है वो एरो मेथड है, और KPK की जो टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक चैप्टर के अंदर एरो मेथड ही यूज़ किया गया है, इसलिए मैं एरो मेथड ही एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अब ये देखें, एरो मेथड क्या है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसमें हमने एक्स को अप ही रखना है। ठीक है, ये रूल नहीं है कि फॉर एवर आपने हर दफ़ा ऐसे ही करना है कि जो चीज़ फाइंड आउट आपने करनी है उसको आप ही रखें, ये रूल नहीं है। लेकिन बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर हमें कहा गया है कि जो चीज़ फाइंड आउट करें उसको आप ही रखें। ये देखें, ये बुक में ये कहा गया है, पुट अपवर्ड एरो साइन फॉर अननोन क्वांटिटी। जो अननोन क्वांटिटी है उसके लिए हमने एरो साइन को अपवर्ड रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये एरो साइन जो है अप रखा है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखना है कि बाकियों के लिए एरो साइन कैसे लगेंगे। जब एरो साइंस लग जाए तो उसके बाद सॉल्यूशन इजी हो जाता है, लेकिन एरो साइंस को ही हमने ध्यान से देखना है कि एरो साइंस लगेंगे कैसे। अब ये देखें, अब जब हम इसके एरो साइन लगाएंगे ना, तो एरो साइन के लिए आप इन 2 को देखें। ठीक है, तीनों से कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए एक तो आपने इसके लिए एरो साइन लगाना है, एक इसके लिए एरो साइन लगाना है। तो इसके लिए जब एरो साइन लगाएंगे ना, तो आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखेंगे। ये जो एक्स वाली जो फाइंड आउट करनी है ना हमने क्वांटिटी, वो वाली देंगे, इसके साथ वो वाली लेंगे। ठीक है, इसको अभी आप भूल जाएं। अब हम इसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, अब ये देखें, अब हमने इसको देखना ना कि 195 आदमी जो है 10 घंटों में काम करते हैं, तो 13 घंटों में 10 घंटे लगा के आदमी काम ख़त्म करते हैं। तो वही काम 13 घंटों में कितना होगा? ठीक है, कितने आदमी कवर करेंगे उसको। अब यहाँ पे देखें तो 10 से 13 हो गए हैं, टाइम 13 घंटे, टाइम बढ़ गया है। जब टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब है कि बंदे कम हो गए, तभी तो उन्होंने वही काम जो है वो 13 घंटों में कंप्लीट किया है। पहले वही काम जो 195 बंदे मिल के 10 घंटों में कंप्लीट कर लेते थे, अब वही काम जो है वो 13 घंटों में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब है 13 घंटों में कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदे कम हो रहे हैं। ठीक है, बंदे कम हो रहे हैं, तो जब घंटे जो हैं वो हमारे पास घंटे जो हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, घंटे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो घंटों के इंक्रीज़ होने की वजह से इसका मतलब है बंदे कम हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। ठीक है, कि बंदे जो हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक काम जो कि 10 घंटों में कंप्लीट हो रहा था वही काम 13 घंटे लग के कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बंदे कम हो गए हैं। जब
टाइम ज़्यादा हो गया, बंदे कम हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमने कौन सा साइन लेना है? इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए डाउनवर्ड साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। एरो साइन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन को शो कर रहा है। एरो साइन नीचे की तरफ है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। इसका तो एरो साइन लग गया। अब इस पे देखेंगे कि एरो साइन जो हम लगाएंगे वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ एरो साइन लगेगा, या डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ एरो साइन जाएगा, किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब जैसे अब इसको हम बीच में से नहीं देखेंगे, बल्कि इसको और इसको चेक करेंगे, ठीक है। जो चीज़ फाइंड आउट करने उसके साथ इसको कंपैरिजन करेंगे कि 195 आदमी 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं। एक काम जो कि 195 आदमी 20 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं, तो वही काम 15 दिनों में ख़त्म हो रहा है। अब ये देखें, दिन कम हो गया ना। एक काम जो कि 195 बंदे मिल के 20 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे, तो वही काम जो है 15 दिनों में अब कंप्लीट हो रहा है। अब दिन जो है कम हुए, तो उसका मतलब ये हुआ कि बंदे ज़्यादा हो गए हैं, तभी तो दिन कम लग रहे हैं, ठीक है। अब एक डेज़ कम हो रहे हैं, ये रफ वर्क है साइड पे। डेज़ कम हो रहे हैं, डेज़ के कम होने की वजह से यहाँ पे देखें तो बंदे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बंदे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो एरो साइन हमारा लगेगा, जो एरो साइन लगेगा वो किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड्स हमने एरो साइन लगाना है, ये एरो साइन नीचे की तरफ जा रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक काम जो कि 195 बंदे मिल के 20 दिनों में ख़त्म कर रहे थे, वही काम 15 दिनों में ख़त्म हो रहा है। 15 दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि बंदे ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि डेज़ कम हुए, बंदे ज़्यादा हो गए। एक चीज़ कम हो रही है, उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, लिहाजा इसका एरो साइन जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ तक समझ आ गई? जब यहाँ तक समझ आएगी जाए, उसके बाद काम बहुत ईजी हो जाता है। आगे हम फार्मूला पुट करेंगे। अब फार्मूला ये है इसके लिए, ये टेल है और ये हेड है। टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड इज़ इक्वल टू, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वल के एक साइड पे रखनी है, बाकी सारी क्वांटिटीज़ दूसरी साइड पे। टेल डिवाइडेड बाय एक्स इज़ इक्वल टू टेल डिवाइडेड बाय हेड मल्टीप्लाई टेल डिवाइडेड बाय हेड। ये यूँ हो जाएगा। समझ आ गई? अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स ओवर 195 इज़ इक्वल टू, अब इसमें से जो कैंसिल हो जाते हैं, हो सकते हैं तो उसको कैंसिल करके हम शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि कैंसिल करने के बाद हमारा सोल्यूशन आसान हो जाता है। कैंसिल करने से बड़े नंबर ख़त्म होकर छोटा नंबर बन जाता है, और छोटे नंबर को सॉल्व करना ईजी होता है। अब ये देखें कौन कौन से आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ये 20 और 50 ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों 5 के साथ कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। 10/13 तो हम उसी तरह छोड़ देते हैं। और एक और बात कि ये 15 जो है वो 10 के साथ भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूँकि इनमें से बड़ा नंबर 20 है, तो इसलिए हम 20 को पहले ख़त्म करेंगे, ताकि बड़ा नंबर ख़त्म होके छोटा नंबर बन जाए, और छोटे नंबर को सिंप्लीफाई करना इजी होता है। और कुछ बच्चों को ये भी कैंसिल करने का तरीका भी नहीं पता होता कि कैंसिल करना कैसे करना है। कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि एक नोमिनेटर हो और दूसरा डिनोमिनेटर हो, यानी एक नंबर ऊपर हो दूसरा नंबर नीचे हो, तभी वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता दोनों नंबर नीचे हों और आपस में कैंसिल हो, या दोनों नंबर ऊपर हों तो वो आपस में कैंसिल हो रहे हो। नहीं, कैंसिल करने के लिए मस्ट है कि एक नंबर ऊपर हो दूसरा नंबर नीचे हो। अब ये देखें 20/15 है। अब ये 20 ख़त्म हुआ, ये 20 को 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 3 ज़ा 15, ठीक है।
20 ख़त्म हुआ, 4 बन गया, 15 ख़त्म हुआ, 3 बन गया। कैसे बन गया? 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। इज़ इट क्लियर? उसके बाद x/195 इज इक्वल टू, अब ये आपस में कोई भी कैंसिल नहीं हो सकते ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 10 × 4/13 × 3। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो 195 है ये यहाँ से किसी तरह ख़त्म हो जाए। क्यों ख़त्म हो जाए? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लाने के लिए हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये कैसे ख़त्म हो सकता है, इसको हम, ये अभी डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको खुद से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें 195 ऊपर मैंने खुद से लिए ना, जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ खुद से लेते हैं वो दूसरी तरफ भी खुद से लेते हैं, लिहाजा 195 यहाँ पे भी खुद से लेंगे। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये x हमारे पास बचेगा, x इज़ इक्वल टू, अब इस सारे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करनी बैठ जाऊँ तो फिर नेक्स्ट जो आगे मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो फिर रह जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 मैन। अब ये देखें ये सब आपस में कैंसिल होंगे। ये कैसे कैंसिल होंगे? 195 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 4 ज़ा 40 ओवर 13 × 3। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 200। अब ये 200 हमारे पास आंसर आ गया। अब ये 200 क्या है? ये हमारे पास x है, और x क्या है? x हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन है, देयरफॉर नंबर ऑफ़ मैन इज़ इक्वल टू 200। ठीक है, अब ये हमारे पास 200 नंबर ऑफ़ मैन्स आ गए हैं। अब ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 की आपको समझ आ गई है, उम्मीद है आ गई होगी। अब इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल करते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 2। अब ये देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, सोप फैक्ट्री, एक सोप फैक्ट्री मेक्स 600 कार्टन 600 कार्टन बनाती है। अब इन 9 डेज़ 9 दिनों में बाय 20 मशीन्स 20 मशीनों के ज़रिए। ठीक है, अब इसमें क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या क्या हैं? कॉटन, कॉटन, डेज़ एंड मशीन्स। अब ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। उसके बाद आ गया है हाउ मैनी कार्टन्स, कितने कार्टन्स। अब हाउ मैनी कार्टन्स है, इसका मतलब हमने कार्टन्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एक्स कह देते हैं कि वो एक्स के इक्वल है। लेट एक्स इज इक्वल टू, जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स के हमारे पास कार्टन्स है, कार्टन्स। लेट एक्स इज इक्वल टू कार्टन्स, कार्टन्स हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड है, कार्टन्स रिक्वायर्ड। देन अब उसके बाद हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन की क्या, कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे? 3 क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है कार्टन्स, कार्टन्स। उसके बाद है हमारे पास कार्टन्स के बाद है डेज़, डेज़ के बाद आगे है हमारे पास मशीन्स। तीसरी क्वांटिटी हमारे पास जो आ रही है वो है मशीन्स, मशीन्स। ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है क्योंकि इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन के अंदर 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। अब हमारे पास कॉटन्स कितने हैं? 600 कॉटन्स, यहाँ पे 600 आएगा। डेज़ कितने हैं? 9 डेज़ हैं। और मशीन्स कितनी हैं? 20 हैं।
20 मशीन्स हैं, ठीक है। हाउ मैनी कार्टन्स, हाउ मैनी का मतलब है इसके नीचे एक्स आ जाएगा, एक्स। आगे है क्वेश्चन के अंदर 12 डेज़, डेज़ के नीचे क्या आ जाएगा 12, 12 एंड मशीन्स के नीचे क्या आ जाएगा 18। कह रही है कि 20 मशीनों की मदद से 9 डेज़ के अंदर अंदर 600 कार्टन्स तैयार हो रहे हैं, तो 18 मशीन्स के ज़रिए 12 डेज़ में कितने कार्टन्स तैयार होंगे। क्वेश्चन की समझ आ गई। अब उसके बाद हम एरो साइन यूज़ करेंगे, और एरो साइन क्या है हमारे पास कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसका तो हमेशा ऊपर ही कर रखना है एरो साइन, ठीक है, उसका एरो साइन हमेशा ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों के एरो साइंस चेक करेंगे कैसे कैसे लगेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ। पहले इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए आप इस मशीन से कंफ्यूज ना हो, इसके ऊपर मैं पेज रख लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। अब ये देखें, इसका एरो हम साइन हमने लगाना है ना। अब ये देखें कि कार्टन 9 दिनों में 600 कार्टन तैयार हो रहे हैं, 9 दिनों में 600 कार्टन तैयार हो रहे हैं, तो 12 दिनों में कितने होंगे। जब 9 दिनों में 600 हो रहे हैं तो 12 दिन में तो ज़्यादा ही कार्टन तैयार होंगे। अब डेज ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके मुकाबले में कार्टन भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमने एरो साइन को किस तरह रखना है, नीचे की तरफ रखना है या ऊपर की तरफ। जब एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमने एरो साइन को अपवर्ड रखना है, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। अब ये देखें, डेज़ 9 डेज़ में 600 कार्टन तैयार हो रहे हैं, तो 12 डेज़ में कितने कार्टन तैयार होंगे। ज़रा अब 9 दिनों में 600 कार्टन तैयार हो रहे हैं, तो 12 दिनों में तो ज़्यादा ही कार्टन, 600 से ज़्यादा कार्टन तैयार होगा। जब डेज़ बढ़े तो इसका मतलब है कार्टन की मकदार भी बढ़ गई। जब एक चीज़ बढ़ रही है उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ भी उसके साथ साथ बढ़ रही है, तो उसका मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये जो एरो साइन है ये ऊपर की तरफ जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो साइन ऊपर की तरफ जाता है। अब उसके बाद मशीन्स के लिए देख लेते हैं कि एरो साइन हमने कैसे लगाना है। अब ये देखें, मशीन के लिए देखें तो मशीन 20 दिनों में, अब आपने मशीन्स के लिए इसको और इसको देखना है, ठीक है। अब ये देखें, जो चीज़ फाइंड करनी है इसको देख लेंगे। अब देखें 20 मशीन्स जो हैं वो मिल के 600 कार्टन बना रही हैं, तो 18 मशीनें कितना कार्टन बनाएंगी। अब ये देखें 20 मशीनें 600 कार्टन बना रही हैं, तो मशीनें कम हो रही हैं। यहाँ पे 20 से 18 होगी, तो 18 मशीनें ज़रा कम ही कार्टन बनाएंगी। मशीनों की मकदार जब हमने कम कर दी तो कार्टन भी तो कम हो रहे हैं। जब एक चीज़ कम हो रही है तो उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब एक चीज़ कम हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी भी कम हो रही है, लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए एरो साइन किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। एरो साइन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये एरो साइन की समझ आ गई। अब इसके बाद आगे सोल्यूशन आसान हो गया। अब एरो साइन ही बनाना मुश्किल होता है, इसको समझ आ जाए तो आगे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब ये देखें, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको तो हम एक तरफ रखेंगे, सॉरी ये टेल डिवाइडेड बाय हेड है, तो टेल डिवाइडेड बाय हेड, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक तरफ रख दिया, इक्वल टू। अब यहाँ पे टेल क्या है, टेल डिवाइडेड बाय हेड मल्टीप्लाई टेल डिवाइडेड बाय हेड। ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। अब ये आपस में हो जाएंगे। अब उसके बाद देखें तो हमने हमने यहाँ से x फाइंड आउट करना है। हमने चाहते हैं कि ये 100 ख़त्म हो जाए, तो 100 को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर खुद से 100 ले लेते हैं ताकि ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाए। जब जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ खुद से लेते हैं तो फिर दूसरी तरफ भी डेफिनेटली खुद से लेंगे, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 18 होल डिवाइडेड बाय 12 × 20। अब ये कुछ आपस में कैंसिल होंगे, कैंसिल होने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x = 720 कार्टन्स।
720 कार्टन्स। ठीक है, अब ये एक्स हमारे पास क्या है, ये जो एक्स हमारे पास आया है, ये एक्स हमारे पास क्या है, ये कार्टन्स है। तो ये 720 कार्टन्स, ये आंसर आ गया। अब उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये बीच में अगर आपको ये सिंप्लीफाई करना या कैंसिल करना में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। अभी मेरा मकसद कंपाउंड प्रोपोर्शन के लिए ये एरो साइंस को समझाना था कि इसकी समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि एरो साइन कैसे लगाने हैं, इनकी हमें समझ नहीं आ रही, इस पे हमें कन्फ्यूजन है। तो मेरा मकसद ये एरो मेथड समझाना था, तो इसलिए मैंने इसको पे फोकस किया। अब उम्मीद है इसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 2 की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि ये जो एरो साइन है, एरो मेथड है, ये हमें मज़ीद क्लियर हो सके। तो ये KPK टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 10 कंपोजर्स टाइप अ बुक 75 पेजेस। 10 कंपोजर्स जो है, ठीक है, वो 75 पेजेस एक बुक के लिखते हैं 5 डेज़ में। तो वही बुक कितने दिनों में लिखेंगे? कंपोजर्स सेम कंपोजर्स, वही 10 कंपोजर्स हों और वो बुक कितने दिनों में लिखेंगे अगर वो 45 पेजेस लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? कंपोजर्स, पेजेस, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ, पेजेस एंड डेज। ठीक है, अब 10 कंपोजर्स हैं, 75 पेजेस बनाते हैं वो, और 5 डेज़ के अंदर 5 डेज़ लगा के 10 कंपोजर 75 पेजेस अगर टाइप करते हैं तो हाउ मैनी डेज़, कितने डेज़, और हाउ मैनी डेज़ जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम एक्स कह देंगे। डेज़ हमारे पास एक्स हो जाएगा, एक्स। हाउ मैनी डेज़ सेम कंपोजर्स मीन्स 10 कंपोजर्स 45 पेजेस कितने हैं? 45। अब यहाँ पे हमने देखना है कि एरो साइन कैसे लगेंगे। ठीक है, एरो साइन को देखने के लिए जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, चैप्टर के अंदर कहा गया है, उसके लिए अपवर्ड एरो साइन लगा दें, एरो साइन ऊपर की तरफ लगा दें। ये तो बुक में ख़ुद कहा गया है चैप्टर के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों के साथ साइंस कौन से लगेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को समझने के लिए मैं इसके ऊपर पेज रख देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। अब ये देखें, इसके लिए देखेंगे कि यहाँ पे एरो साइन कौन सा लगेगा। कह रहे हैं कि 75 पेजेस 5 दिनों में कंप्लीट होते हैं, तो 45 पेजेस कितने दिनों में होंगे? अब ये देखें पेजेस कम हो गए हैं, 75 पेजेस कम हुए हैं तो उसका मतलब है डेज़ भी कम हो रहे हैं। 75 पेजेस 5 दिनों में टाइप हो रहे थे, तो 45 पेजेस फिर के लिए डेज़ भी कम हो रहे हैं। ठीक है, जब पेजेस कम हुए तो डेज़ भी कम हो गए, इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जो हमारा एरो साइन होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारा साइन अपवर्ड होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। इज़ इट क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं यहाँ पे एरो साइन कैसे लगेगा। अब वो कह रहा है कि 10 कंपोजर्स 5 डेज़ में बुक टाइप कर रहे हैं, तो वही 10 कंपोजर्स कितने दिनों में बुक को टाइप करेंगे। ठीक है, अब कंपोजर्स हमारे पास 10 हैं और वो 5 डेज़ में काम को ख़त्म कर रहे हैं,
तो वही कंपोजर्स हमारे इंक्रीज़ नहीं हुए, ठीक है, ना इंक्रीज़ हुए ना डिक्रीज़ हुए हैं। जब ना इंक्रीज़ हो रहे हैं ना डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है और एरो साइन अप होगा। इज़ इट क्लियर? यानी कि यहाँ पे कंपोजर सेम है, ना तो वो अप हुए ना डाउन हुए, उस सूरत में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, यानी कि एरो साइन ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसके लिए हम फार्मूला फिर क्या लगाएंगे? फार्मूला लगेगा हमारे पास, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको इक्वेशन के एक तरफ कर देते हैं। फाइंड ये है टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वल के एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी क्वांटिटीज़ दूसरी तरफ। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो क्या है, टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल, यहाँ पे देखें टेल टेल, ठीक है, टेल डिवाइडेड बाय हेड, 10 मल्टीप्लाई 75, ये भी हेड है, 10 मल्टीप्लाई 75। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये 5 जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 को ख़त्म करने के लिए हम 5 को, अभी यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो खुद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को। ये 5 खुद से हमने लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ खुद से लेते हैं तो डेफिनेटली दूसरी तरफ भी खुद से लेते हैं, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 75। यहाँ तक समझ आ गई? अब इसको 5 से कैंसिल हो रहा है, x इज इक्वल टू, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये 10 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 6 7, 2 इधर चला गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। फिर ये 15 और 45 आपस में फिर मज़ीद कैंसिल हो रहे हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 9 ज़ार 45, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब ये इस तरह से कैंसिल हो रहा है, तो फिर हमारे पास इस तरह x क्या आ जाता है, ये नीचे सारे ख़त्म हो गए हैं, ऊपर भी सारे ख़त्म हो गए, 3 रह गया है। तो इस तरह हमारे पास x आ गया है, x इज इक्वल टू 3। अब ये 3 क्या है हमारे पास, x है, और x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ, ये हमारे पास टोटल डेज़ हैं, x हमारे पास डेज़ हैं। सो आंसर में डेज़ हमारे पास कितने आ गए, डेज़ हमारे पास 3 आ गए, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वीट कॉस्ट रुपीज़ 480, 480 रुपीज़ वीट की कास्ट है फॉर 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स के लिए, फॉर 20 डेज़, 20 दिनों के लिए, ठीक है। 8 मेंबर्स के लिए 20 दिनों की जो 20 दिनों का जो फूड है वो 480 रुपीज़ वीट कास्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ वीट, व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ वीट, यानी कि वीट की क्या कास्ट होगी फॉर 12 मेंबर्स, 12 आदमियों के लिए, फॉर 15 डेज़, 15 डेज़ के लिए। अब इसको भी हम देख लेते हैं। जब अब ये देखें इसमें क्वांटिटीज़ कितनी है, कास्ट मेंबर डेज़, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई हैं। कास्ट मेंबर्स या मैन भी आप कह सकते हैं, कास्ट मैन डेज़। अब हमारे पास कास्ट कितनी है, क्वेश्चन में देख लेते हैं।
480 8 20 days, 480 8 20 days। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द कास्ट। व्हाट इज़ द कास्ट का मतलब है कास्ट के नीचे हमने एक्स लिखना है। एक्स 12 मेंबर्स 15 डेज, एक्स 12 मेंबर्स 15 डेज। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 8 आदमियों के लिए 20 दिनों का खर्चा 480 रुपीज़ है, तो 12 आदमियों के लिए 15 बंदों का 15 दिनों का 12 आदमियों के लिए 15 दिनों का खर्चा कितना होगा। क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब हमने इसके लिए एरो मेथड यूज़ करेंगे। अब बुक में चूँकि कहा गया है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसका एरो अपवर्ड होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है एरो साइन, ये तो हमें बुक ने खुद कह दिया। अब इन दोनों के देखेंगे एरो साइन कैसे लगेंगे। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, डेज़ के ऊपर ऐसे कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखते हैं। अब ये देखें 8 आदमियों का खर्चा 480 रुपये था, तो 12 आदमियों का खर्चा कितना होगा। ज़रा 8 आदमी का खर्चा 480 था तो आदमी ज़्यादा हो गए, 8 से 12 हो गया तो खर्चा भी बढ़ रहा है ना, खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एक चीज़ बढ़ रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो लिहाजा जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो इसके लिए एरो साइन अप होगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि डेज़ के लिए हमने साइन कैसे लगाने हैं। अब ये देखें तो 20 दिनों का ख़र्चा 480 रुपये है, ठीक है, 480 रुपये 20 दिनों का ख़र्चा है, तो 15 दिनों का ख़र्चा कितना होगा। अब ये देखें 20 दिनों का ख़र्चा अगर 480 रुपये था तो 15 दिन कम हो गया तो ख़र्चा भी कम हो जाएगा। जब दिन कम हो रहे हैं तो ख़र्चा भी कम हो रहा है, इसका मतलब है एक चीज़ कम हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, लिहाजा ये इसके लिए एरो साइन अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ एरो साइन जाएगा। इज़ इट क्लियर। यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे, टेल डिवाइडेड बाय हेड इज इक्वल टू टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड मल्टीप्लाई टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड। अब इस चीज़ की समझ आ गई। तो अब ये देखें, ये हमारे पास अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अब ये यहाँ से हम 480 को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो 480 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। एक चीज़ जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ खुद से लेते हैं वो दूसरी तरफ भी खुद से लेते हैं। 480 12 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 20। यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से कैंसिल कर दिया करें, क्योंकि कैंसिल करने से हमारे पास छोटा नंबर आ जाता है और छोटे नंबर को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। अब यहाँ से ये 0 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 है
2 1s are 2, ठीक है, 2 10s are 20 और 2 2s are 4, 2 4s are 8 और ये 0। उसके बाद है 10 1s are 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20 और 10 4s are 40, ठीक है। अब उसके बाद इनको आपस में और क्या कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही नहीं हो रही कि क्यों, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 3 6 are 18, 3 5s are 15 और 6 1s are 6, 6 2s are 12। सब कुछ कैंसिल हो गया। कैंसिल करने से काम आसान हो जाता है हमारे पास। x इज़ इक्वल टू, अब ये देखें ऊपर क्या रह जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 2 रह जाता है यहाँ पर, 24 मल्टीप्लाई 2 ओवर नीचे 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे सारे ख़त्म हो गए, 1 रह जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इधर में ये हो जाता है 24 मल्टीप्लाई 5 2s are 10, 5 2s are 10 विच इज़ इक्वल टू 240। अब ये 240 हमारे पास क्या है, x है, और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास कास्ट है, ठीक है। यानी कि 15 दिनों के लिए 12 आदमियों का ख़र्चा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 रुपीज़ 15 दिनों का ख़र्चा हो जाएगा। और यही हमारे पास आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि द हॉस्टल चार्जेस, एक हॉस्टल के चार्जेस हैं 6300 रुपीज़ फॉर 35 स्टूडेंट्स। 35 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के चार्जेस हैं 6300 रुपीज़, ठीक है, फॉर 24 डेज़ के लिए। इन हाउ मैनी डेज़ यानी कि डेज़ हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी कि डेज़ को हमने x लिखना है। विल द हॉस्टल चार्जेस बी रुपीज़ 3375। तो 3375 रुपीज़ कितने डेज़ के लिए इस्तेमाल होंगे अगर स्टूडेंट्स 25 हों तो। क्वेश्चन की समझ आ गई है। अब इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। अब ये देखें, यहाँ पे मैं करती हूँ। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, चार्जेस, स्टूडेंट्स एंड डेज़, ठीक है। चार्जेस, स्टूडेंट्स एंड डेज़, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। चार्जेस, स्टूडेंट्स एंड डेज़। अब चार्जेस, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। 6300, 35 स्टूडेंट, 24 डेज। 6300 35 स्टूडेंट्स के लिए हैं कितने डेज़ में, 24 डेज़ के लिए, 24 डेज़ के लिए, ठीक है। कह रहे हैं कि 35 स्टूडेंट्स के लिए 24 दिनों का के चार्जेस जो है वो 6300 हैं। आगे क्या है,
आगे है हाउ मैनी डेज़। हाउ मैनी डेज़ का मतलब है डेज़ के नीचे लिखेंगे एक्स, एक्स 33, 75, 25। हाउ मैनी डेज़, हाउ मैनी डेज़, सॉरी एक्स के डेज़ के नीचे लिखना है एक्स। हाउ मैनी डेज़ यानी कि डेज़ के नीचे एक्स लिख देंगे, डेज़ के नीचे यहाँ पे एक्स आ जाएगा। हाउ मैनी डेज़, चार्जेस कितने हैं 3375, 3375 चार्जेस है 25 स्टूडेंट्स के लिए, 25 स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें ये जो एरो साइन है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसका एरो साइन तो होता ही ऊपर है, ठीक है। अब इनके लिए देखेंगे कि बाकियों के लिए एरो साइन कैसे लगेंगे। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक्स एरो साइन कैसे लगेगा। इसको देखने के लिए इस पर मैं पेज रख देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। अब ये देखें 35, अब यहाँ पे देखें इसका हमने एरो साइन लगाना है, ठीक है। अब ये देखें 35 स्टूडेंट्स के लिए 25 दिनों का ख़र्चा था, तो 25 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिनों का ख़र्चा होगा, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स के लिए 24 दिनों का ख़र्चा था, तो 25 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिनों का ख़र्चा यूज़, वही ख़र्चा कितने दिनों में यूज़ करेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, 35 स्टूडेंट्स जो थे वो 24 दिन लगा के ख़र्चा पूरा कर, ख़र्चा 24 दिनों के लिए ख़र्चा था, तो वही ख़र्चा 25 स्टूडेंट्स कितने दिन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो ख़र्चा बढ़ गया है, डेज़ बढ़ गए हैं, ठीक है। अब ये देखें 35 स्टूडेंट्स जो है वो 24 दिनों में जितने पैसे इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो उतने ही पैसे 25 दिनों में 25 स्टूडेंट्स कितने दिनों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, स्टूडेंट्स के कम होने की वजह से डेज़ बढ़ गए हैं, ज़ाहिर है। कैसे बढ़ गए हैं कि 35 जो बचे थे वो 24 दिनों का ख़र्चा कर रहे थे ना, 24 दिनों का, तो वही ख़र्चा 25 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिनों में होगा। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो डेज़ फिर बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, स्टूडेंट्स कम होने की वजह से डेज़ बढ़ गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कम हुए तो डेज़ बढ़ गए, एक चीज़ कम हुई उसके मुकाबले में दूसरी चीज़ बढ़ गई, तो यहाँ पे कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन जब अप्लाई होता है तो उसके लिए एरो साइन कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा एरो साइन या नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन, इससे पिछले में आपने डायरेक्ट किया था, अब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने कैसे किया है। अब ये देखें 35 दिन स्टूडेंट्स जो थे वो एक ख़र्चे को 24 दिनों में पूरा कर रहे थे, तो वही ख़र्चा 25 स्टूडेंट्स कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ख़र्चा उतना ही है, पैसे उनके उतने ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो कितने दिनों में वो पैसे ख़त्म होंगे, ठीक है, कितने दिन इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो वो पैसे उतने ही हैं, तो फिर दिन तो आगे भी चले गए हैं, दिन बढ़ गए हैं, डेज़ बढ़ गए हैं, लिहाजा एक चीज़ जो कम हो रही है उसकी वजह से, उसके कम होने की वजह से दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ रही है, डेज़ ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें ये पता चला कि यहाँ पे इनवर्स फार्मूला, इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हमारा जो एरो साइन है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, एरो साइन डाउनवर्ड हो जाएगा। इस बात की समझ आ गई। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे चार्जेस के लिए कितना एरो साइन कैसे लगेगा। अब ये देखें तो
अब ये देखें 63 रुपीज़ जो है वो 24 दिनों के लिए थे ठीक है। 24 दिनों के लिए 6300 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो रुपीज़ कम हो गए 3375 रुपीज़ कितने दिन इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब ये देखें रुपीज़ 60 रुपीज़ हमारे पास कम हो गए हैं, पैसे कम हो गए हैं। पैसे जब कम हुए हैं तो वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जब जल्दी ख़त्म होंगे तो फिर डेज़ भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पैसे जब हमारे पास कम हो रहे हैं तो उसकी चार्जेस कम होने की वजह से फिर डेज़ भी कम हो रहे हैं। जब एक चीज़ कम हो रही है उसकी वजह से फिर दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, लिहाजा यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारा एरो साइन कैसे होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। डायरेक्ट के लिए अपवर्ड होता है एरो साइन। मैं इस चीज़ को रिपीट कर देती हूँ कि चार्जेस हमारे 6300 से कम हो गए 3375 हो गए। अब पैसे हमारे पास, चार्जेस हमारे पास कम हो गए, चार्जेस कम होने की वजह से फिर डेज़ भी कम हो जाएंगे। ज़ाहिर है 24 दिनों में 6300 रुपीज़ जो वो 24 दिनों के लिए थे, 24 दिनों के लिए थे, तो 3375 रुपीज़ कितने दिनों के लिए पूरे होंगे। तो ज़ाहिर है 24 दिनों के लिए अगर 6300 रुपीज़ थे तो 3375 पैसे अगर कम हुए हैं तो वो डेज़ भी कम हो रहे हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लिहाजा डेज़ भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमने अपवर्ड एरो साइन लिया। यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद अब हम आगे एरो साइन, हम एरो मेथड हम यूज़ करेंगे। यहाँ तक ये एरो साइन लगाने आ जाएँ तो उससे आगे सोल्यूशन आसान हो जाता है। तो आगे फिर हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ, इक्वेशन के एक तरफ लिख देते हैं, टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें टेल डिवाइडेड बाय हेड, टेल डिवाइडेड बाय हेड। अब यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/24। 24 को हम चूँकि ख़त्म करना चाह रहे हैं लिहाजा 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी ये 24 डिवाइड हो रहा था ना, तो डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हमने ख़ुद से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 25 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम डिवाइड ख़ुद से कर देते, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 24 मैंने ख़ुद से लिया है। जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ ख़ुद से लेते हैं वो दूसरी तरफ भी ख़ुद से लेते हैं। 24 इंटू 3375 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई 25। यहाँ तक समझ आ गई। अब इनमें से जो चीज़ें, जो नंबर कैंसिल आ सकते हैं कैंसिल करके छोटा नंबर बना लेते हैं। अब ये देखें 24 से कैंसिल होके x रह जाएगा। x इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3375 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 6300 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे, x इज़ इक्वल टू,
इनमें से जो नंबर आपस में कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर देते हैं ताकि छोटा नंबर आ जाए। अब ये दोनों सबसे बड़े नंबर हैं, इनको आपस में कैंसिल करते हैं। अब ये देखें, इसके आखिर में ज़ीरो है और इसके आखिर में 5 है। इसके आखिर में ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये पूरा 5 पे कैंसिल हो सकता है। इसके आखिर में 5 है तो इसका मतलब है ये पूरा 5 के टेबल में आता है, ये दोनों 5 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन करके तो आप आंसर ले आएँ। अब ये देखें, 5 1 ज़र 5, 1 इधर चला गया, 13 बन गया, 5 2 ज़र 10, 11 12 13, 3 इधर चला गया, 30 बन गया, 5 6 ज़र 30 और ये 0। अब इसको 5 से ही कैंसिल करना है, 5 6 ज़र 30, 30 3 इधर चला गया, 37 बन गया, 3 7 ज़र 35, नहीं 37, 3 7 ज़र 35, 5 6 35, 36 35, 36 37, 2 इधर चला गया, 25 बन गया, 5 5 ज़र 25। अब 5 2 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, 11 12, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10। ठीक है, अब ये मज़ीद आपस में कैंसिल होंगे। अब ये यहाँ से कैलकुलेशन तो आपको आती है ना, तो ये कैलकुलेशन आप ख़ुद चेक कर लें कि इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। या चलें फिर, अब ये देखें, मैं मकसद आपको एरो साइन समझाना था कि एरो साइन कैसे लगेंगे। एरो साइंस की आपको समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ये 2 एग्ज़ाम्पल्स की, बुक के अंदर कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो 2 एग्ज़ाम्पल थे उसको सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। आगे आप आंसर ख़ुद कर सकते हैं ना, आंसर आप ख़ुद फाइंड आउट करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने सॉल्यूशन किया तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही तरीके से आया है या नहीं। अगर नहीं आया सही तरीके से तो उसका मतलब है आपको कैंसिल करने में, सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। और एरो मेथड, मकसद आपको एरो मेथड समझाना था। एरो मेथड की आपको समझ आ रही है, कि प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।